2k-1 2k-1x प्लस k-1y प्लस k-1 इक्वल टू 2k प्लस 1 2k प्लस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर से 2k प्लस 1 को इधर ले आ रहा हूं, तो ये माइनस हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये समीकरण नंबर क्या हो गई 2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड कैसे बनानी है, आपको दाएं पक्ष 0 कर देना है। पहले वाले में दाएं पक्ष में 1 था तो 1 को इधर ले आया, दूसरे वाले में दाएं पक्ष में 2k प्लस 1 था तो उसको भी इधर ले आया, ठीक है। आपकी लाइन बचाने के लिए मैंने एक ही लाइन में कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब इस समीकरण निकाय की तुलना समीकरण निकाय या समीकरण युग्म बोलते हैं इसको, ठीक है भाई, निकाय भी बोल सकते हैं। समीकरण युग्म की तुलना आदर्श रैखिक समीकरण युग्म, आदर्श रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, इससे कर देंगे इसकी तुलना, ठीक है। a1 बराबर कितना आया, a1 बराबर 3, b1 बराबर 1 और c1 बराबर कितना आया -1। a1 इसका गुणांक b1 और ये c1 बैठ जाए। c1 बराबर -1, a2 बराबर 2k-1, 2k-1। ध्यान दें जहां पे भी 2 या 2 से अधिक पद हैं उनको हमेशा पुस्तक में रखो है, ठीक है। कॉपी निकालो फटाफट। b1 बराबर कितना, b2 बराबर कितना आया k-1, k- और c2 बराबर कितना आया भाई -2k प्लस 1, 2k प्लस, यही आया। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लो, निकाल लिया। अब क्या बोला हुआ है प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या बोला हुआ है, समीकरण निकाय का या समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a1 बटे a2 तो बराबर होगा किसके b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के भाई, ठीक है। मान रख लो 3/2k-1, 2k बराबर 1/k- और बराबर न हो -1/-2k प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा भाई, ठीक है। अब प्रथम और द्वितीय भाग से, प्रथम व द्वितीय, पहले और दूसरे भाग से बोलो क्या होगा 3/2k-1 बराबर होगा 1/ है। अच्छा प्रथम और द्वितीय से ले रहे हैं अभी, प्रथम और पहला दूसरा तीसरा भाग, ठीक है ना। तो पहले और दूसरे से ले रहा हूं अभी, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, 3 से गुणा करो 3k-3 बराबर 2 से गुणा करो, नहीं 1 से गुणा करो तो 2 1, ये इधर आएगा 3k
2k बराबर -1 और +3 उधर जाएगा, तो k बराबर आया भाई k बराबर 2। k बराबर 2 के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो, ठीक है ना। यहाँ पे चाहो तो आप सवाल को यहीं पे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहो इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं। और डिफाइन कैसे हो सकता है, हम पहले या तीसरे भाग से या दूसरे या तीसरे भाग से k का ऐसा मान निकाल सकते हैं कि जो नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने कौन सा मान निकाला, जो होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। द्वितीय व तृतीय, अब दूसरे और तीसरे भाग से लो। 1/k-1 1/k-1 बराबर नहीं होना चाहिए भाई किसके, 1/2k+, यही तो, यही है। ये और ये आपस में बराबर नहीं होना, ये इधर गुणा होगा, ये इधर गुणा होगा, तो 2k+1 बराबर नहीं होना चाहिए k-1 के। ये आप कह सकते हैं 2k-k बराबर नहीं होना चाहिए -1 माइनस, दोनों के दोनों माइनस, 1 इधर चले गए, यानी कि 2k-k कितना बचा, k बराबर ना हो -2 के भाई। इसलिए लास्ट में लिखोगे, इसलिए k बराबर 2 और k डज नॉट इक्वल टू 2 के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया कि k बराबर 2 हो, या तो k बराबर क्या हो, 2 हो, या k बराबर -2 ना हो। या तो समझ में आ रही बात, या तो k का मान 2 हो या k का मान 2 के बराबर -2 के बराबर ना हो। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। इसके स्नैपशॉट मैं आप लोगों को ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है। और हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जो वीडियो रिकॉर्ड करके भी वीडियो भी आप लोगों को दे दूं, ताकि कहीं भी बीच में अगर समझ में ना आए तो वीडियो देख के भी आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। स्पीड बढ़ा भाई अमन, स्पीड बहुत कम है, ठीक है। एग्जाम में देखो, एग्जाम में जो मेन चीज है वो तुम्हारी स्पीड काउंट करेगी, ठीक है ना, क्योंकि 30 सवाल होते हैं और 3 घंटे में करने होते हैं। अगर आप देखो, अगर 6 घंटे पेपर करने के लिए मिलेंगे तो सब कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन मिलते कितने हैं, सिर्फ 3 घंटे। 3 घंटे में आपको पूरे 30 क्वेश्चन करने होते हैं, इसलिए अपनी स्पीड मेंटेन करो, ठीक है ना। कैलकुलेशन की स्पीड मेंटेन करो, लिखने की स्पीड मेंटेन करो। बैठ रहने दे, कोई बात नहीं, बैठ जा, वो चले। क्लियर देखिएगा, ठीक है भाई। शुभम, तुमने कल ये सवाल करके मेरे को भेजा था, कर दिया था ना।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि को आप उपयुक्त मानते हैं। ठीक है ना, तो आप प्रतिस्थापन से भी सॉल्व करोगे और वज्रगुणक से भी सॉल्व करोगे, और जो आपको उचित लगेगा, मतलब इसका कोई आंसर नहीं है कि कौन सी विधि आपको उचित लगेगी, आपको जो उचित लगे उसको बोलना, हमें वो लिख देना कि मेरे को ये ज्यादा सुटेबल लग रही है। ठीक है ना, मिटा दूं मैं इसको इधर से। कर लो, सवाल कर दो। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, नहीं थर्ड है, दूसरे का सेकंड पार्ट तो हुआ था अभी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि प्रतिस्थापन तथा वज्र गुणन विधियों से हल करो, विधियों से हल कीजिए। प्रतिस्थापन और वज्रगुणन दोनों विधियों से हल करो, तो हम दोनों विधियों से हल कर लेंगे, और जो हमें लगेगा कि क्या है, उचित है, तो रैखिक समीकरण युग्म है भाई 8x प्लस 5y बराबर 9, 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, समीकरण फर्स्ट। और दूसरी समीकरण है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 4, 2x प्लस समीकरण नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी विधि से लेंगे, किस विधि से, तो लिखना भी है। ठीक है भाई, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। आप चाहो तो बाकी विधियों से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, तो प्रतिस्थापन विधि से बोलो, कोई एक, देखो तरीका क्या है कि कोई भी एक समीकरण लो, ठीक है ना, उस समीकरण से या तो x का मान निकालो या y का निकालो और उस मान को दूसरे समीकरण में रख दो। कौन से समीकरण लो बताओ, जो समीकरण आप लोगों को सुटेबल लगती है मैं वो समीकरण ले लूंगा। समीकरण एक लूं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट से 8x प्लस 5y बराबर कितना है भाई। अब बोलो किसका मान निकालूं, x का निकालूं या y का, वो भी तुम पे डिपेंड करता है कि किसका मान निकालोगे। ठीक है ना, x निकालो, ठीक है, 8x इक्वल टू 9 माइनस 5y, x इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, ये हो गया। अब x का यह मान, x का यह मान कहां पे रखें, समीकरण सेकंड में प्रति स्थापित करने लिखना है भाई। ठीक है ना, ये लिखना है कि हम सवाल में जो आप गतिविधि कर रहे हैं, ठीक है ना, वो पूरी की पूरी कॉपी में लिखनी है, कोई शॉर्टकट नहीं, थ्योरी लिखने में कोई शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, प्रतिस्थापित करो फर्स्ट में, सेकंड में सॉरी, तो 3x की जगह पे आ जाएगा भाई कितना, 9 माइनस 5y बाई 8, 3x प्लस 2y बराबर कितना है 4। यही है, देख लो कहीं पे गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर इस ये कट रहा है तो ठीक है, 3 से 8 तो कटेगा नहीं, तो 3 को अंदर गुणा कर दो, तो 9 27 माइनस
और बट्टे 8 धन 2y के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या आएगा, बराबर 4 बराबर। ठीक है, सॉल्व करना देख लो कैसे हुआ है। सबसे पहले पदों को अलग अलग लिखो, फिर उनका एलसीएम लो। अब हम 1 और 8 का क्या लेंगे, तो 8 आएगा, ये तो ऐसे रहेगा 27 माइनस और प्लस ये 8 दूनी 16y बराबर 4। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो ये इधर गुणा होगा 27, अब देखो 16y में से 15y घटेगा, कितना बचा, 1y बचेगा, यानी y बचेगा, और बराबर 8 चक्कू कितना हुआ भाई, ये सीधे सीधे इधर मल्टीप्लाई हो गया, इसीलिए इसको वज्र गुणा बोलते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो y बराबर कितना हो गया, 32 ऋण 27, y बराबर कितना हो भाई 5, y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5 कहां पे रख दें, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखो तो 8x प्लस 5 इंटू वाई का मान 5 आया, अब बराबर 9 है भाई, 8x 5 में 25 बराबर 9, 8x बराबर 9 माइनस 25 यानी कि माइनस 16, और x बराबर आया भाई माइनस 16/8, तो x बराबर आया -2 और y बराबर आया 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। x का मान भी निकल गया और y का मान भी निकल गया। ठीक है, इसी सवाल को हमें किस दूसरी विधि से सॉल्व करना है, और दूसरी विधि क्या है, जो बोला गया उस विधि से सॉल्व करोगे। वज्र गुणा देखो 8x, सवाल देख लो पहले है, 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर क्या हो गया 0। क्यों, वज्र गुणा विधि में सबसे पहले दाएं पक्ष क्या करो, 0 करो। और दूसरा सवाल है भाई 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर क्या हुआ, -4 बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो इसलिए वज्र गुणा विधि से क्या करते हैं भाई, x बट्टे बराबर y बट्टे बराबर 1 बट्टे। देखो एक तरीका और है, अगर हम कई बार क्या है कि हमें दाएं पक्ष 0 नहीं करना है, सपोज हम नहीं करना चाह रहे दाएं पक्ष, तो उसके लिए भी एक शर्त है कि हम यहाँ पे 1 की जगह -1 रख दें भाई, तो हम दाएं पक्ष 0 नहीं भी करेंगे तो भी सवाल का आंसर वही आएगा जो कि हम दाएं पक्ष 0 करने पे आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी सुविधा के लिए दो चीजें याद ना रखने पड़े, इसलिए मैं दाएं पक्ष को क्या कर दे रहा हूँ, 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप चाहो तो दाएं पक्ष 0 नहीं कर सकते, बस आपको करना क्या होगा, इस 1 की जगह -1 रख देना। ठीक है, तो अब बोलो भाई, x के बट्टे में आएगा, फिर y के बट्टे में बड़ा कोष्ठक, और फिर 1 के बट्टे में आप मैट्रिक्स है, एक्चुअल में क्या है बताया था ना, मैट्रिक्स होते हैं। अब बोलो x के बट्टे में, x वालों को दबा दो, क्या है 2 और 5 और ऋण 9 ऋण 4, ऋण 9 और ऋण 4, ऋण 9 ऋण 4 सीधे यहां लिख देना है, ऋण 9 ऋण 4, और क्या आया, y वालों को दबा दो, 8 3 8, और सीधे 8 और 3 को यहां लिख दो, इसको ये 5 और 2, 5, या हमने 2 5 क्यों लिखा, गलत लिख देना, क्या होना चाहिए था 5 और 2। ठीक है, अब सही है, तो x बट्टे 5 को गुणा करेंगे किससे भाई,
-4 से -2 को गुणा करेंगे, -9 से बराबर y के बट्टे में, -9 को गुणा करेंगे 3 से, -8 को गुणा करेंगे -4 से, ठीक है, और बराबर 1 के बट्टे में 8 को गुणा करेंगे 2 से, -3 को गुणा करेंगे 5 से। तो x बट्टे 5 को 20 प्लस 18 बराबर y बट्टे ऋण 27 धन 8 चौको ऋण का धन है, माइनस माइनस प्लस, और 1 बट्टे 16 - 15। तो x बट्टे 2 बराबर y बट्टे 5 बराबर 1 बट्टे 1, 1 बट्टे 16 में से 15 गया 1। अब प्रथम व तृतीय भाग से, प्रथम व तृतीय भाग से x बट्टे 2 बराबर 1 बट्टे 1, x बराबर आया 1, x बराबर कितना आया। और द्वितीय तृतीय भाग से, द्वितीय व तृतीय भाग से बोलो y बट्टे 5, y बट्टे बराबर 1 बट्टे 1, तो y बराबर कितना आया भाई 5, और x बराबर कितना आया 2, x बराबर कितना आया, y का मान भी निकल गया, ये तुम्हारा -2, हाँ सॉरी -2, ठीक है, ये भी -2 और ये भी -2, ये भी माइनस हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखना कि दोनों विधियों से मान समान आने चाहिए भाई। अगर दोनों विधियों से मान समान नहीं आए तो इसका मतलब आपने कोई एक विधि क्या कर दी है, गड़बड़ कर दी है, ठीक है। अब आपकी इच्छा है कि आप लिखो कि मुझे वज्र गुणा विधि ज्यादा उपयुक्त लग रही है, या फिर आप लिखो कि मुझे कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि ज्यादा उपयुक्त लग रही है। ये आप लोगों को छोड़ता हूं मैं, जो आप लोगों को उचित लगे वो लिख लेना। कौन सी लग रही है अमन, कौन सी विधि लग रही है भाई, तो ये कौन सी लग रही है, प्रतिस्थापन ज्यादा सुटेबल लग रही है। नेक्स्ट, ये कौन सी लग रही है, सबको प्रतिस्थापन ज्यादा सुटेबल लग रही है, वज्रगुणन, चल किसी को तो लग रही है वज्रगुणन, ठीक है। वैसे दोनों के दोनों सुटेबल हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सुटेबल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है वज्रगुणन में कि माइनस और प्लस वालों को, ठीक है ना, माइनस वालों को हमेशा कोष्टक में लिखो, ताकि चिन्ह भी गुणा होते हैं ना, केवल अंक की गुणा नहीं होते हैं, बल्कि माइनस और प्लस के जो साइन है वो भी गुणा होते हैं। और दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर दाएं पक्ष को 0 नहीं करना चाह रहे तो भी आप इस 1 की जगह पे यहाँ पे क्या रख देना, -1 रख देना, वो भी हो जाएगा, ठीक है। हो गया, कर दिया सबने, ये मिटा दूं मैं, इधर वाला पार्ट मिटा दूं, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है चौथे का पहला पार्ट, चौथे का। अब जो चौथा सवाल है भाई, इसमें आपको क्या करना होता है कि सवाल समीकरण भी खुद बनाने हैं
और सॉल्व भी खुद करना है। जैसे समीकरण बनाने वाले पहले भी आए ना सवाल, तो समीकरण भी खुद बनाओ और सॉल्व भी खुद करो। और आप किसी भी विधि से, अब आप ये कोशिश करो कि जो आपको सुटेबल विधि लगे आप उसको सॉल्व करना है। कोई जरूरी नहीं है जब तक लिखा ना गया हो एग्जाम में, जब तक ये ना लिखा गया हो कि किस विधि से सॉल्व करना है, तब तक आप जो आपको इच्छा है उस विधि से सॉल्व करो जो आपको आता है, ठीक है। और सबसे आसान जो विधि पड़ती है, जो सबसे शॉर्ट पड़ती है, वो है भाई विलोपन विधि, ठीक है ना। तो सवाल सुनो। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष भाग इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन करता है, ठीक है। एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, उसे 1000 रुपये छात्रावास को अदा करने पड़ते हैं। और दूसरा जो विद्यार्थी है भाई बी, वो जो है 26 दिन भोजन करता है और उसको 1180 रुपया देना पड़ता है। अब आपको बताना है कि छात्रावास का नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है, ये तो बताना है, ठीक है। ये वैसा ही सवाल है जैसे वो टैक्सी वाला सवाल आया था, जैसे वो एक लाइब्रेरी वाला सवाल आया था, ठीक है ना। अब जो छात्रावास का नियत व्यय है, आप उसको ये मान सकते हैं कि वो किराया है। वो क्या है? कमरे का किराया। अब बाकी इस बात पे निर्भर करेगा, जो जितने दिन खाना खाएगा उसको उतने दिन का रुपया देना पड़ेगा। तो किराया तो नियत होगा, किराया क्या होगा, और जो प्रतिदिन भोजन करेगा उसका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम, माना छात्रावास का नियत व्यय, नियत व्यय कितना है भाई, आवाज नहीं, नियत व्यय कितना है, और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, y रुपये। ये रुपये का सिंबल है, रॉ को ऊपर से काट दो, ये रुपये का सिंबल हो गया, ठीक है। प्रतिदिन भोजन का मूल्य है y रुपया। अब ये मिटा दूं, सामने कर दे हैं, 32 होना चाहिए था उसको, कितना होना चाहिए था, 32। हाँ ठीक बोल रहा, ठीक है। नीचे तो कैलकुलेट करके सही आ गया ना, ठीक है। अब मिटा दो इसको, प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है, y रुपये। प्रथम शर्तानुसार, प्रथम ए, छात्र ए है, ए बी छात्र का नाम मान लेते हैं। छात्र ए जो है कितने दिन भोजन करता है, ए 20 दिन भोजन करता है, 20 दिन भोजन करता है, और बी कितना दिन, 26 दिन भोजन करता। ए तो 20 दिन भोजन करता है और बी कितने दिन भोजन करता है। और ए का व्यय, ए का व्यय है 1000 रुपये। तो ए का व्यय, इसलिए ए का व्यय कितना होगा भाई, ए ने x रुपये तो फिक्स देने ही देने, और 20 दिन भोजन किया तो 20 दिन के रुपये देगा, एक दिन का y रुपया, 20 दिन का 20 y रुपये। तो x प्लस 20y बराबर 1000, समीकरण नंबर। और b का व्यय, b का जो व्यय है भाई वो है कितना, 1180 रुपये बोल रहा है। b कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन। तो b का व्यय कितना होगा, इसलिए x प्लस 26 बराबर 1180, समीकरण नंबर। ये समीकरण फर्स्ट हो गई और ये समीकरण सेकंड हो गई। अब थोड़ा ध्यान दो, इन दो समीकरणों को हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें नहीं बोला गया कि किस विधि, सिर्फ कहीं बोला तो नहीं गया
किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। हमें क्या बोला हुआ है, किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे आसान कौन सा होगा, क्या करेंगे, विलोपन करेंगे, क्योंकि हमें ना तो जोड़ना पड़ेगा, ना घटाना, ना गुणा, ना भाग इस समय, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी। अब विलोपन करने के लिए क्या करूं, समीकरण एक में से दो घटाऊं या दो में से, दो में से एक, क्यों, क्योंकि यहाँ 26y है, हाँ, और यहाँ 20y है। तो बात समझ में आ गई जो मैंने बोला था। तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट क्या करनी है, घटाने पर। सेकंड है x प्लस 26y बराबर 1180, और ये है x प्लस 20y बराबर 1000। इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखना भी है, घटाने पर। ये माइनस, ये भी माइनस, और ये भी, ये तो गया काम से, क्यों, x x कट गया, 26y में से 20y गया, और 1180 में से 1000 गया, भाई कितना बचा, 100। तो यहाँ से सीधे y निकल गया, y बराबर 180 बट्टे 6, y बराबर 30। y बराबर 30 कहाँ पे रखूं, समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट में y बराबर 30 समीकरण फर्स्ट में रखूं, तो x प्लस 20y है, 20 है, 20y बराबर 1000। तो x प्लस 20 600 हुआ भाई, गुणा करके, बराबर 1000। x बराबर 1000 ऋण 600, x बराबर 400, x बराबर। अब जो आया वो लिखना भी है, जो पूछा गया है, x और y के मान तो निकाल दिया हमने, लेकिन जो पूछा गया वो लिखना भी है, ठीक है ना। x क्या है, इसलिए छात्रावास का x नियत किराया है भाई, नियत छात्रावास का x ये है भाई कितना रुपया, 400 रुपये। और प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य ये है भाई, यानी कि अगर एक दिन खाना खाएगा तो 30 रुपये पड़ेगा, और 400 रुपये आप ये मान सकते हैं कि उस छात्रावास का किराया है, कमरे का किराया मान सकते हैं। नियत व्यय क्या होगा, कमरे का किराया, बिजली का किराया, जो भी है, ठीक है ना, उसमें इंक्लूड होगा बिजली पानी का किराया। तो ये सवाल है, ऐसा सवाल पूछा जाता है एग्जाम में। 3 सवाल इस प्रकार के मैं आपको बता चुका हूँ, तीन सवाल हैं। एक वो छात्रावास वाला हो गया, दूसरा एक नगर में टैक्सी का किराया वाला हो गया, और तीसरा लाइब्रेरी वाला हो गया कि पुस्तक के प्रथम 3 दिन का किराया क्या है, नियत है। ये तीनों सवाल एक जैसे हैं, ठीक है ना, और पूछे जाते हैं एग्जाम में, नोट करो।